शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आर.के. पंकज आप सभी के बीच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन अर्थात मानव में भ्रूणीय विकास के टॉपिक को लेकर आया हूं। मित्रों, इसके पिछले के वीडियो में मैंने आपको हार्मोनल एक्टिविटीज ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी अर्थात प्रसव के दौरान विभिन्न प्रकार के हार्मोन की कौन सी क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में जानकारी देने का कार्य किया। साथ ही साथ मैंने आपको प्रसव के दौरान जिन चरणों से गुजरना पड़ता है अर्थात स्टेप चाइल्ड बर्थ या पार्चुराइजेशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। इस वीडियो के बाद आज का मेरा जो टॉपिक है, उस टॉपिक में मैं आपको बतलाऊंगा कि जब पुरुष के शरीर से शुक्राणु अर्थात स्पर्म निकल जाता है और क्वाइटस अर्थात इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के दौरान पेनिस से रिलीज सीमेन और स्पर्म फीमेल के शरीर में वेजाइना के रास्ते प्रवेश करता है, तो वेजाइना से वह स्पर्म यूटेरस अर्थात गर्भाशय में पहुंचता है। फिर गर्भाशय से गुजरते हुए वो फैलोपियन ट्यूब अर्थात ओविडक्ट, जिसे हम लोग अंडवाहिनी नली कहते हैं, वहां पहुंच जाता है। अंडवाहिनी नली अर्थात ओविडक्ट में शुक्राणु के प्रवेश करने के समय तक अगर ओवुलेशन की क्रिया हो जाती है और ओवुलेशन की क्रिया द्वारा जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है वह भी अंडवाहिनी नली में पहुंच जाता है, तो अंडवाहिनी नली में ही एम्पुला कहें या एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन होता है, उस जंक्शन के पास दोनों के संयोजन स्थल के पास शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में संयुग्मित होते हैं, आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, जिसके हम लोग फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्त्री के शरीर से निकल रही रचना होती है, अंडाशय से जो रचना निकल रही होती है, उस रचना को हम लोग ओवम या एग अर्थात अंडाणु नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम लोग सेकेंडरी ओसाइट अर्थात द्वितीयक अंड कोशिका कहेंगे। जब वह द्वितीयक अंड कोशिका सेकेंडरी ओसाइट अंडवाहिनी नली में स्पर्म अर्थात शुक्राणु के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, पेनिट्रेट होता है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होता है, तो फ्यूज्ड होने के बाद वह जो सेकेंडरी ओसाइट है वह फर्टिलाइज्ड ओवम अर्थात अंडाणु में बदल जाता है, जिसे हम लोग जायगोट कहते हैं।
तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको यह बतलाने जाऊंगा कि अंडवाहिनी नली में जायगोट के बनने के बाद वहां से जो प्रोसेस शुरू होता है, जो परिवर्तन शुरू होते हैं, जिन अवस्थाओं, जिन क्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उस क्रियाओं से गुजरने के बाद उनमें जिन रचनाओं का निर्माण होता है, वह कौन कौन सी रचना है और किस प्रकार से ये सारी रचनाएं विकसित होती हैं, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां दिया है, अंडवाहिनी नली में निषेचन के उपरांत बने युग्मनज अर्थात जायगोट से प्रसव के पहले अंडवाहिनी नली तथा गर्भाशय के अंदर युग्मनज में होने वाले सभी परिवर्तनों को भ्रूणीय परिवर्धन या भ्रूणीय विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अथवा भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोनोजेनेसिस कहते हैं, या निषेचित अंड से गर्भ अर्थात फीटस तक के विकास को, परिवर्तनों को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब जायगोट अंडवाहिनी नली में बन जाता है तो वह जायगोट फिर जो है वहां से आगे बढ़ते हुए यूटेरस के विभिन्न हिस्से, यूटेरस के 3 भाग होते हैं, गर्भाशय के जो होते हैं वो 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले फंडस होता है, फिर बीच वाला मेन बॉडी होता है और नीचे वाला जो होता है वेजाइना के पास वह सर्विक्स होता है। तो इन तीनों रास्ते से जो जायगोट गुजरता है, तो गुजरने के दौरान जो जायगोट में परिवर्तन होते हैं और वह जिन नामों से जाना जाता है, जिन विकासों को वह अपनाता है, उन विकास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसे विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव अर्थात एम्ब्रायोजेनेसिस या भ्रूणीय विकास कहते हैं। ठीक है, तो भ्रूण के निर्माण का जो सफर है ना मित्रों, उसे ही हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, भ्रूण के निर्माण का यात्रा हो रहा है, जो यात्रा 9 महीने 9 दिन तक चलता है। तो 9 महीने 9 दिन के दौरान गर्भ में जो बच्चे में परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हम जानेंगे और उन परिवर्तनों को करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं, अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उन सारी चीजों पर हम लोग यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिखा है विदलन या खंडीभवन या विखंडन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है विदलन। विदलन मतलब क्या होता है, विदलन का मतलब हो जाता है बेचैन हो जाना। जब बेचैन इंसान होता है तो बेचैन होने के बाद क्या होता है, उसके अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता, उसका मानसिक स्थिति, उसके कार्यकलाप जो होती है वह उसके नियंत्रण में पूर्ण रूप से नहीं रहती है। ठीक वही बात होता है कि जब जायगोट में विदलन होता है ना, तो वह जायगोट जो है, जो द्विकोष की रचना है, वह द्विकोष की रचना बार बार विभाजन करती है। और कैसा विभाजन करती है, तो समसूत्री विभाजन करती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, होता तो समसूत्री विभाजन है, लेकिन यह पूर्णतः समसूत्री विभाजन के कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में, माइटोटिक डिवीजन में हम लोग जानते हैं कि एक मदर सेल जब विभाजित होकर 2 डॉटर सेल अर्थात 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो वह पुत्री कोशिकाएं आकार में, रचना में बिल्कुल अपने मदर सेल के समान होती है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, विदलन में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसके द्वारा जो भी संतति कोशिकाएं बनती हैं, वह संतति कोशिकाओं का आकार हर बार छोटा होता चला जाता है। यानी जिस आकार में मातृ कोशिकाएं रहती हैं, लास्ट में जो संतति कोशिका प्राप्त होता है उससे काफी छोटा होता है। और साथ ही साथ इसको विदलन को मैंने किस रूप में आपको समझाने का प्रयास किया, बेचैन के रूप में। तो जब विदलन होता है ना, तो ये कोशिकाएं, जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, ये संतति कोशिकाएं सभी एक जगह इकट्ठा रहे कोई जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ कोशिकाएं इधर उधर जो है स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, छितरा जाती है। तो बिखर जाने से यह क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं जो होती है, प्लेसेंटा के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उस एमनियोटिक फ्लूइड में चला जाता है, जिसे कि हम लोग एमनियोसिंथेसिस के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं, यह पता लगा लेते हैं कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग क्या है और बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये पता हमें चल जाता है। इसलिए मैंने यहाँ विदलन लिखा। और खंडी भवन का मतलब क्या होता है, खंडी भवन का मतलब हो जाता है
कि खंड खंड टूटना और टूटकर जो है निर्माण करना। विखंडन, तीनों जो है विदलन, खंडीभवन, विखंडन, इसको हम लोग क्लीवेज या सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने दिया है निषेचित अंडे अर्थात द्विकोशिकीय युग्मनज। यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, इंटर के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है या आपसे भी कभी कभार पूछा जा चुका होगा कि एक कोश की रचना कौन सी होती है। तो मित्रों, यूनिसेलुलर, मनुष्य में अगर पूछा जाए कि एक कोश की रचना यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर कौन है, तो बोलेंगे शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु जो होता है ना, वो एक कोश की रचना होती है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस शुक्राणु और अंडाणु के फ्यूजन से, निषेचन से युग्मनज बनता है, वह एक कोश की रचना नहीं होती है, वह द्विकोश की रचना होती है। वह जो है आपको बाई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, शुक्राणु और अंडाणु अगुणित रचना है, यानी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर युग्मनज के बारे में पूछा जाए तो वो हैप्लॉइड नहीं, वह डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणित रचना है, क्योंकि उसमें नर के शुक्राणु के गुणसूत्र 23 और मादा के अंडाणु के गुणसूत्र 23, टोटल 46 गुणसूत्र युग्मनज में मौजूद रहते हैं। लेकिन युग्मक में 23 गुणसूत्र मौजूद रहता है। इसलिए युग्मक क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु क्या होते हैं, हैप्लॉइड होता है, जबकि युग्मनज अर्थात जायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो निषेचित अंडे द्विकोशिकीय युग्मनज में एक के बाद एक लगातार प्रारंभिक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 8 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं वो सारी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको काउंट दे दिया है कि 8 संतति कोशिकाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पर कोशिकाओं का टूटना या विदलन की क्रिया होना रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं। ये कंटिन्यू प्रोसेस आगे चलते जाता है। मनुष्य में कितनी कोशिकाएं होती हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मनुष्य का उम्र क्या है, मनुष्य का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इस पर कोशिकाओं की संख्या जो है वो डिपेंड करती है। और हर पल पल ये कोशिकाओं की संख्या जो है बढ़ सकती है या घट सकती है। इसलिए अगर हमसे कोई पूछता है कि मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, तो यह बतलाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं मानव शरीर में, तो ये जरूर हम बतला सकते हैं। 360 प्रकार के मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कोशिकाओं की संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन उसका प्रकार कितना होगा, तो 360 प्रकार की जो है वो मानव शरीर में कोशिकाएं होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ लिखा है, प्रत्येक विदलन के बाद बना ब्लास्टोमियर्स क्रमशः आकार में छोटा होता जाता है। विदलन के समय साइटोप्लाज्म डिवीजन अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, लेकिन नए डीएनए का संश्लेषण तथा ऑक्सीजन का खपत और इस्तेमाल तेजी से होता है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिवीजन हो, माइटोटिक डिवीजन हो या मियोटिक डिवीजन हो, समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन, जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के विभाजन में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, केंद्रक विभाजित हो जाते हैं, और केंद्रक के विभाजित होने के बाद ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, अर्थात साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता है, नए डीएनए का संश्लेषण होता है, और इन सारी क्रियाओं को करने में ऑक्सीजन की जो खपत है, ऑक्सीजन की जो जरूरत है, वह तेजी से बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विदलन सरल और पूर्णभंजी, पूर्णभंजी मतलब होलोब्लास्टिक, सभी क्षेत्र में
जो निषेचित अंडे होते हैं उन निषेचित के सभी भागों में, निषेचित अंडे के सभी भागों में विभाजन की क्रिया होती है। विदलन निषेचन के लगभग 1 घंटे के बाद अंडवाहिनी नली में ही गर्भाशय में फंडस की ओर बढ़ने के दौरान होता है। हम जानते हैं कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी नली है उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है जो आपको अंडाशय की तरफ रहता है वो इन्फंडिबुलम, फिर होता है एम्पुला, फिर होता है इस्थमस। इस्थमस खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद जो है आपका यूटेरस शुरुआत होता है। तो यूटेरस और अंडवाहिनी नली जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे हम लोग इंटरस्टीरियल पोर्शन कहते हैं। तो इंटरस्टीरियल पोर्शन के बाद जब वह आता है यूटेरस की तरफ जिसको फंडस कहा जाता है उसकी ओर बढ़ता है, तो उस ओर बढ़ने के दौरान आपको विदलन की क्रिया देखने को मिलती है। वहां तक विदलन की क्रिया होती है। विदलन के दौरान सभी ब्लास्टोमियर्स जोना पेलुसिडा नामक आवरण से घिरा हुआ रहता है। अगला देखिए, यहां पर मैंने आपको स्टार को राउंड करके सर्किल में बतलाया है। 2 सेल्ड जायगोट, जायगोट जो होते हैं वो 2 कोशिकीय होते हैं। पहला विदलन होता है जिसको कि पूरा करने में 30 घंटे का समय लगता है। 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी प्रथम विदलन 30 घंटे के बाद 2 कोशिकीय युग्मनज 4 कोशिका का निर्माण कर देते हैं। जब दूसरा विदलन होता है जिसको पूरा करने में 20 से 30 घंटा का समय लगता है, इसके बाद यह 8 कोशिका का निर्माण कर देता है। और जब तीसरा विदलन होता है जिसको पूरा करने में 12 घंटे का समय लगता है, इसके बाद 16 कोशिका निर्माण हो जाता है। 16 कोशिका का निर्माण हो जाने का मतलब हो गया कि जायगोट जो है अब वो मोरुला में बदल जाता है। जब 16 कोशिकीय 32 कोशिकीय सेल बन जाते हैं तो वो मोरुला कहलाते हैं। साथ ही साथ जायगोट से मोरुला तक बदलने में, यानी 2 कोश की रचना से 16 कोश की रचना बदलने में आपको कितने घंटे का समय अप्रोक्स लग रहा है? 30 घंटा। 30 घंटा 20 50 घंटा, 50 और 10 60 घंटा, लगभग 60 घंटे का समय लग रहा है। यानी 12 25 60, 24 24 दूनी 48, यानी कहने का मतलब है कि 3 दिन का लगभग समय ले रहा है। 3 दिन के समय में वह जो है जायगोट क्या चीज में बदल जाता है? मोरुला में बदल जाता है। साथ ही साथ यहां मैंने आपको बतलाया कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं जो विभाजन के बाद बनते हैं वो ब्लास्टोमियर्स एक आवरण से घिरे हुए रहते हैं जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा में घिरे रहने के पीछे कारण क्या है? ताकि अंडवाहिनी नली में जो है आपको इम्प्लांटेशन नहीं हो जाए। अंडवाहिनी नली में ही आपका जायगोट जो है वह विकास करके भ्रूण का निर्माण करना, बच्चे का निर्माण करना शुरू नहीं कर दे। अगर ऐसा होने लग जाएगा मित्र, मित्रों यहां मैंने मोरुला फॉर्मेशन के बारे में बतलाया है। मोरुला फॉर्मेशन अर्थात मोरुला का निर्माण, जिसे हम लोग कॉम्पैक्शन अर्थात सहनन कहते हैं। इस क्रिया में 16 से 32 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण हो जाता है। 16 से 32 ब्लास्टोमियर जो एक जगह इकट्ठा रहते हैं यही मोरुला कहलाते हैं। जनरली मोरुला में कोशिकाओं की संख्या 16 होती है, लेकिन कभी-कभी 32 कोश की रचना को भी मोरुला के रूप में देखा गया है। मैंने यहां पॉइंट आउट किया है, तृतीय विदलन द्वारा 16 से 32 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं जो 2 समूहों में असमान रूप से संगठित हो जाते हैं और सभी मिलकर एक ठोस संरचना बनाते हैं। इस संरचना को मोरुला कहते हैं। अतः मोरुला में 16 से 32 कोशिकाएं होती हैं। मोरुला के बाहर जोना पेलुसिडा का आवरण बना हुआ रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉम्पैक्शन की क्रिया के तहत बाहर परिधि की ओर छोटे कॉलुमनर एपीब्लास्ट सेल, बाहर वाली सेल को हम लोग एपीब्लास्ट सेल कहते हैं और वह देखने में कैसा होता है? कॉलुमनर होता है। कॉलुमनर का मतलब हो गया स्तंभ के आकार का होता है। एकत्र हो जाते हैं जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। यही ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा अर्थात अपरा या आमल का निर्माण करता है। जबकि कॉम्पैक्शन की क्रिया के तहत जो भीतर की ओर
कोशिकाएं बनती हैं, जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं, वह क्यूबॉइडल होती है। क्यूबॉइडल का मतलब हो गया घन के आकार का होता है, और चूंकि यह भीतर रहता है इसलिए इसको हाइपोब्लास्ट सेल कहते हैं। तो मैंने यहाँ बतलाया है कि भीतर की ओर बड़े क्यूबॉइडल हाइपोब्लास्ट सेल एकत्र हो जाते हैं, जिसे इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। यह एम्ब्रियो अर्थात भ्रूण का निर्माण करता है। और लास्ट पॉइंट है, क्लीवेज के दौरान यंग एम्ब्रियो अंडवाहिनी नली से गर्भाशय की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वह धीरे धीरे सरकना शुरू कर देता है। 4 से 6 दिनों में वह गर्भाशय के बॉडी में पहुंच जाता है, यानी बीच वाले भाग में पहुंच जाता है। इस दौरान कोरोना रेडिएटा भूल जाता है। कोरोना रेडिएटा भी जो है, जो जो निषेचित ओवम है, जो निषेचित जायगोट है, उस निषेचित जायगोट के चारों तरफ एक आवरण होता है। उस आवरण को हम लोग कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा, ये सभी जो होते हैं वो आवरण होते हैं जो मित्रों, यहां मैंने तीसरा पॉइंट ब्लास्टुलेशन लिखा है। 2 पॉइंट हो गए। पहला आपका क्लीवेज हुआ, जिसको विदलन कहते हैं या सिगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा आपको मोडुला फॉर्मेशन हो गया, कैपेसिटेशन कहते हैं जिसे हम लोग। और तीसरा ब्लास्टुलेशन, जिसे कोरक पुट्टी भवन कहते हैं। और इसके बाद चौथा पॉइंट जो है, जिसे हम लोग गैस्ट्रुलेशन कहेंगे। तो तीसरा पॉइंट में मैंने ब्लास्टुलेशन अर्थात कोरक पुट्टी भवन ये लिखा है। मोरुला जब गर्भाशय के फंडस में प्रवेश करता है तो वहां यूटेराइन मिल्क अवशोषित करके लगभग 7 दिनों में ट्रोफोब्लास्ट एवं एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट से मैंने बतला दिया कि प्लेसेंटा का निर्माण होता है, और एम्ब्रियोब्लास्ट से मैंने बताया कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये बाहर की ओर होता है, परिधि की ओर होता है, ये भीतर की ओर होता है। ये आपका कॉलुमनर होता है, छोटा होता है। ये आपका बड़ा होता है, क्यूबॉइडल होता है। इसे हम लोग एपीब्लास्ट कहते हैं, इसे हम लोग हाइपोब्लास्ट कहते हैं। ये मैंने आपको इसके पहले वाले पॉइंट में बताया था। ट्रोफोब्लास्ट भीतर की ओर एक तरल पदार्थ स्रावित करता है, जिससे कोरक गुहा यानी ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी का निर्माण हो जाता है। 5 दिनों में मोरुला ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुट्टी में बदल जाता है। निषेचन के 9 से 10 दिनों में ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन गर्भाशय के इंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय का जो बॉडी होता है, उस बॉडी में जो अंतः स्तर जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, वहां हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गर्भ धारण करने के लिए जो जायगोट का अगला प्रोसेस होता है, जायगोट का जो विकास होता है, तो जायगोट अपने विकास के किस अवस्था में गर्भाशय के इंडोमेट्रियम में पहुंचता है, अर्थात गर्भ धारण की अवस्था को प्राप्त करता है, तो वह कौन सा स्टेज है, वह कौन सा रूप है, ब्लास्टोसिस्ट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इंडोमेट्रियम में हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। 32 कोशिका से अधिक रचना, यानी ब्लास्टोसिस्ट में 32 कोशिका से अधिक कोशिकाएं होती है। मोरुला में मैंने आपको बताया था कि जनरली 16 कोशिका होता है, लेकिन कभी कभी 32 कोशिका तक भी देखने को मिला है। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट में जो कोशिकाओं का संख्या होता है वह 32 सेल से अधिक होता है। मोरुला की अपेक्षा ब्लास्टोसिस्ट 3 गुना बड़ा यानी 0.1 से 0.3 mm होता है। ट्रोफोब्लास्ट के वृद्धि एवं दबाव के कारण जोना पेलोसिडा में एक दरार बन जाता है, जो यदि ब्लास्टोसिस्ट को 2 भागों में बांट दे तो जुड़वा बच्चे अर्थात ट्विंस पैदा होते हैं। यह आप ध्यान रखिएगा। आपको एक पढ़ना है इंटर में 12th में जो है एक टॉपिक है ट्विंस, जुड़वा यानी यमज। यमज भी 3 प्रकार के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस होता है और सियामिश ट्विंस होता है। तो जो भी ट्विंस बनते हैं, उस ट्विंस के निर्माण में ये दरार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो ट्रोफोब्लास्ट में उत्पन्न होता है। ट्रोफोब्लास्ट में ये दरार अगर बिल्कुल स्प्लाइट कर जाए, जो कि ट्रोफोब्लास्ट को 2 भागों में तोड़ दे,
जो कि आपको ब्लास्टोसिस्ट को दो भागों में बांट दे। तो जब ब्लास्टोसिस्ट दो भाग में बढ़ जाता है तो दोनों अलग अलग विकास करके आपको जुड़वा बच्चे बनाते हैं। अगर अलग भाग में नहीं भी बटा है तो ब्लास्टोसिस्ट का कुछ हिस्सा सेपरेट हो गया और कुछ हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रह गया, तो वैसे कंडीशन में भी आपको ट्विंस बच्चे बनते हैं जो सियामिश ट्विंस के नाम से जाना जाता है। ब्लास्टोसिल बाद में यौगिक सैक का निर्माण करता है। निषेचन के लगभग 7 दिनों के बाद फंडस में जोना पेलुसिडा लुप्त हो जाता है। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा लुप्त होता है, बाद में जोना पेलुसिडा लुप्त होता है। कोरोना रेडिएटा कब लुप्त होता है? जब वह अंडवाहिनी नली से आगे बढ़ना शुरू करता है, यूटेरस की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो फंडस तक पहुंचने के दौरान उसका कोरोना रेडिएटा जो होता है वह लुप्त हो जाता है। और जब फंडस में पहुंचता है, या हम कह सकते हैं कि फंडस से इंडोमेट्रियम या बॉडी में पहुंचने के दौरान उसमें जोना पेलुसिडा लुप्त हो जाता है। इस प्रकार से, यानी सबसे पहले मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो डिप्लॉयड, जो जायगोट है, जो कि आपको विकास के अगले अवस्था को प्राप्त करने के लिए डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले जो आवरण लुप्त होते हैं वह आवरण कोरोना रेडिएटा होता है, और उसके बाद जो आवरण लुप्त होता है उस आवरण को हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं। और मैंने आपको बतलाया भी है कि जोना पेलुसिडा इसलिए पहले लुप्त नहीं होता है अंडवाहिनी में, क्योंकि अगर अंडवाहिनी में वो लुप्त हो जाएगा तो अंडवाहिनी में ही वह इम्प्लांट हो सकता है, वहीं वह भ्रूण का निर्माण कर सकता है, वहीं जो है आपके जब भ्रूण के निर्माण हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में एक्टोपिक प्रेगनेंसी उत्पन्न कर सकता है, जो माता और बच्चे के लिए जानलेवा साबित होता है। इसलिए जोना पेलुसिडा जो है जब अंडवाहिनी नली से आगे बढ़ जाता है निषेचित अंडा, तो आगे बढ़ने के बाद मोरुला से ब्लास्टुला में बदलने के बाद, ब्लास्टोसिस्ट में बदलने के बाद वह जो है जोना पेलुसिडा अपघटित होता है, लुप्त होता है। इसके मित्रों, एम्ब्रायोजेनेसिस या एम्ब्रियो फॉर्मेशन का यह लास्ट स्टेज, लास्ट पॉइंट है, जिसे हम लोग गैस्ट्रुलेशन अर्थात गैस्ट्रुला भवन या कंदुक भवन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका इनर सेल मास अर्थात एम्ब्रियो ब्लास्ट के घुंडी से तीनों जनन स्तरों के निर्माण की क्रिया जो होती है वह गैस्ट्रुलेशन कहलाती है, एवं इससे बनी रचना गैस्ट्रुला कहलाती है। भ्रूण में दूसरे सप्ताह के अंत तक तीनों जनन स्तर बन जाते हैं जो विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जब तीनों जनन स्तर, जिसको कि हम लोग जर्मिनल लेयर को एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म के नाम से जानते हैं, बाह्य चर्म, मध्य चर्म और अंतः चर्म के नाम से जानते हैं, ये तीनों अलग अलग डर्मिस से अलग अलग प्रकार का अंग बनता है जो ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। और फिर जब ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया हो जाती है तो भ्रूण के अंग बनने के बाद उन अंगों से भ्रूण को एक आकार मिलता है जिसे हम लोग मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, यानी कायांतरण कहते हैं। यानी अब भ्रूण जो है एक काया का रूप, एक मानव शरीर का रूप लेना शुरू कर देता है। लास्ट पॉइंट है, 2 माह के बाद से लेकर जन्म से पहले तक की भ्रूणीय अवस्था में विकासशील रचना को फीटस या फोइटस अर्थात गर्भ कहते हैं। ये मित्रों आपको एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में, किस प्रकार से विकास होता है और उन विकास के दौरान कौन कौन सी रचनाएं बनती हैं, उन रचनाओं में क्या देखने को मिलता है, कैसा उसका रूप होता है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बतलाया। इन सारी चीजों को मैं आपको जो नेट पर मौजूद डायग्राम है उस डायग्राम के माध्यम से आप उसे समझने का प्रयास करेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के साथ इंक्लूड करके YouTube पर प्रोवाइड करूंगा। आप
उसकी मदद से जितने पॉइंट यहाँ दर्शाए गए हैं